नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज का जो टॉपिक है हम उसे थ्योरेटिकल ना पढ़ के प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखेंगे कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस जो हैं वो हमारे सामने रोज़ आते ही हैं। हम देखते ही हैं कि किस तरीके से लोगों का इलीगल डिटेंशन होता है, या फिर कहा जाए कि अगर जो पुलिस है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, वो बिल्कुल ढंग से नहीं निभाते हैं। और जो आम लोग हैं उन्हें अपने राइट्स का पता ही नहीं है। जो कोई भी अरेस्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूज्ड हो, राइट। तो कभी कभार क्या होता है, जो निर्दोष होता है वो भी इन चक्करों में फंस जाते हैं और ये ना जानते हुए कि उनके क्या अधिकार हैं वो कुछ अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपने सीआरपीसी में देखा होगा कि डिफरेंट ग्राउंड्स दे रखे हैं अरेस्ट के, और उसमें क्या क्या राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के। अरेस्ट किस तरीके से किया जाता है, इसमें कुछ लीडिंग केसेस भी हैं, जैसे कि नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी, डीके बसु केस, सुनील बत्रा केस और फेमस शीला बरसे केस। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो हमारे असेंशियल्स हैं, असेंशियल्स क्या क्या हैं जो राइट्स की बात करते हैं, राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। तो आइए अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हु कैन अरेस्ट। अरेस्ट जो है वो आपका पुलिस भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, इवन बाय अ प्राइवेट पर्सन एंड अरेस्ट कैन बी मेड। ये सब आपके प्रोविजंस कहाँ पर दिए गए हुए हैं? सेक्शन नंबर 41 का क्लॉज 1 सीआरपीसी में यही कहा हुआ है कि विदाउट वारंट जो है अरेस्ट किया जा सकता है, विदाउट ऑर्डर मजिस्ट्रेट के एक पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है जिसने कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या फिर उसमें खूब सारे पॉइंट्स गिवन है आपके कि वो स्टेट ऑफेंडर है, स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजेसर है, या फिर पुलिस ऑफिसर के में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है इन डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटी, लॉफुल कस्टडी से उसने भागने की कोशिश की है, डेजर्टेड आर्म्ड फोर्सेस का वो बंदा है, एंड हु इज़ अ रिलीज कन्विक्ट एंड ब्रीचेस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलीज एटसेट्रा। ऐसे ही सेक्शन नंबर 42 में गिवन है जहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट किया जाता है अगर वो अपना नाम और पता नहीं देता है। सेक्शन 43 में बात करते हैं कि प्राइवेट पर्सन किस तरीके से आपको अरेस्ट कर सकता है और उसके क्या क्या अधिकार हैं और कौन उसे अधिकार देता है। सेक्शन 44 में है कि मजिस्ट्रेट को भी पावर दी गई है टू अरेस्ट एन इंडिविजुअल हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस एंड ऑल्सो कमिट हिम टू कस्टडी। अब हम फर्स्ट ग्राउंड की बात करते हैं कि है क्या कि जब आप राइट जो है आपका राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन का पहला राइट क्या है, वो है यह कि उसको ये हक है टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो फर्स्ट है आपका पॉइंट राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जो कि उसके प्रोविजंस आपको गिवन है सेक्शन 50 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 55 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि हमें राइट कन्फर किया गया है एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा जो आपके प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड वो है आपके 46 167 सीआरपीसी। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप अरेस्ट मीमो की मांग कर सकते हैं कि अरेस्ट मीमो जो है वो फिल किया जाता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अरेस्ट मीमो क्या होता है इसमें और इसका ये क्यों लिया जाता है इसको भी मैं बताऊंगी। अरेस्ट मीमो में क्या होता है, जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं, टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट, रीजंस ऑफ अरेस्ट एंड फॉर व्हाट ऑफेंस ही इज सस्पेक्टेड ऑफ। उसके बाद ये जो है अरेस्ट मीमो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पुलिस को फाइल करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, और पुलिस स्टेशन में उसे लेकर आना होता है। तो ये सेफ गार्ड है अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन बाय द पुलिस, कि पुलिस ने कहीं ज़्यादा देर के लिए किसी पर्सन को डिटेन तो नहीं कर रखा, क्योंकि आपको पता है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उनको लेके जाना होता है। तो इसलिए ये जो अरेस्ट मीमो है ये भरा जाता है। इट हैज़ टू बी साइंड बाय द पुलिस, इसमें पुलिस के भी हस्ताक्षर होते हैं, टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस एंड द अरेस्टेड पर्सन इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द मेमो एक्यूरेटली डिटेल्ड ऑल द फैक्ट्स, कि इसमें सारे करेक्ट डिटेल्स फिल इन करे हुए हैं। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है टू चेक द डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट एज एंटर्ड बाय द पुलिस एंड द अरेस्ट मीमो ऑन द अरेस्ट मीमो बिफोर साइनिंग इट। अगर पुलिस जो है डिटेन करता है अरेस्टेड पर्सन को फॉर मोर देन 24 आवर्स बिफोर प्रोड्यूसिंग हिम बिफोर अ मजिस्ट्रेट, तो कैश मीमो जो है एक तरीके से पुलिस ये जो होगा ये प्रूफ होगा कि पुलिस ने यहाँ पर मिसकंडक्ट किया है। नेक्स्ट तो यही है आपका थर्ड राइट कि आपको अननेसेसरी डिटेन नहीं किया जा सकता, अननेसेसरी डिले
नहीं रख सकते, डिलेड नहीं रख सकते आपको पुलिस स्टेशन में। तो ये सब आपके राइट्स। ये जो आपका थर्ड राइट है वो यही है, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले एज पर सेक्शन 56 एंड 76 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ग्रांट्स दिस राइट टू यू। तो ये एक तरीके से राइट इसलिए क्रिएट किया गया है टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग कन्फेशन और कंपेलिंग अ पर्सन टू गिव इन्फॉर्मेशन। कभी कभार क्या होता है, वो झूठ भी आपसे बुलवाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ये सब होता है कि आपके साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करी है वहाँ पे, कि आपकी मार पिटाई तो करने की कोशिश नहीं की है, तो इसीलिए 24 घंटे का ये प्रोविज़न रखा गया है। नेक्स्ट, पुलिस ऑफिसर्स को अगर आपका बेलेबल ऑफेंस है तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी आपको रिगार्डिंग द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो यही आपका ये फोर्थ राइट है, राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड विदाउट अ वारंट एंड इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस has to be informed by the police officer that he is entitled to be released on bail on payment of the surety amount। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, दिस हेल्प्स अ पर्सन हु आर अरेस्टेड फॉर बेलेबल ऑफेंसेस, जिनको पता ही नहीं होता अपने राइट का, कि वो भी कह सकते हैं कि यह तो हमारा बेलेबल ऑफेंस है। क्योंकि अपराध दो तरीके के होते हैं, आपको पता है, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल में तो आपको पुलिस जो है वो बता देती है आपको इतना बॉन्ड भरना है, ये श्योरिटी होती है और आपको बेल मिल जाती है। नॉन बेलेबल में आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है 24 आवर्स के अंदर ही, और उसी में वहाँ पर जो फिर मजिस्ट्रेट होते हैं बताते हैं कि बेल आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसके लिए आप आगे फर्दर उसके क्या करते हैं, प्रोविजंस है। नेक्स्ट आपका जो राइट है वो है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक, आपका ये राइट बनता है कि आप बिल्कुल आप अपने लीगल, आप कोई भी आंसर करने से पहले क्या कर सकते हैं, शांत। तो एक आपका राइट और है, राइट टू रिमेन साइलेंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो एक आपके पास ये भी राइट है टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर बिफोर सेइंग समथिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है कि राइट ऑफ कंसल्टिंग अ लीगल प्रैक्टिशनर बाय एन एक्यूज एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड जो आपका केस लॉ है वो है जनार्दन रेड्डी वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट, और इसके जो लीगल प्रोविजंस है वो है आपके दिए हुए 41D में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कुछ इंटेरोगेशन के ड्यूरिंग इंटेरोगेशन आप अपने वकील से कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके प्रोविजन है 50 क्लॉज 3 और 303 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट राइट है आपका नो हैंड कफ्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब ये राइट गिवन है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको हैंड कफ जो है वो अननेसेसरली नहीं पहनाया जा सकता। इंडिया में ये है, द यूज़ ऑफ हैंडकफ बाय द पुलिस एंड जेल स्टाफ इज़ प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट, अगर कोर्ट ही उसे ऑथराइज करेगी कि इसको हथकड़ियाँ पहनानी है नहीं पहनानी, अदरवाइज पुलिस आपको नहीं हथकड़ी पहना सकती। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। इन द केस ऑफ सुनील बत्रा वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो फेटर्स, जो ये बार फेटर्स होते हैं, जो हथकड़ी होती हैं, ये इनको शंड मतलब इन्हें छोड़ देना चाहिए, इन्हें एक तरीके से इनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये वॉयलेटिव है ऑफ ह्यूमन डिग्निटी विद इन एंड विदाउट प्रिजन। नेक्स्ट, उसी के बाद प्रेम शंकर शुक्ला और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस भी आया था 1980 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर डिक्लेयर किया था कि हैंडकफ का मतलब क्या है, कि एक तरीके से आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं पर्सन को, हार्श उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो और ऊपर से हमारे आर्टिकल 14 और 19 में भी है कि इट इज़ नेसेसरी, इम्प्लिसिट है ये 14 और 19 में, दैट व्हेन देयर इज़ नो कंपल्सिव नीड टू फेटर अ पर्सन लिम्स, की बेमतलब पर आपको किसी के पैर हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सैडिस्टिक अप्रोच है कि आप दूसरों को देखकर, दूसरों की मुसीबतों को देखकर खुश हो रहे हैं। डिस्पोटिक है, ये डीमोरलाइजिंग है, टू हम्बल अ मैन बाय मैंकलिंग हिम, उनको हथकड़ियों में बांधना एक तरीके से उनको डिमोरलाइज करना है। नेक्स्ट, राइट टू रिमेन साइलेंट। अगर आप पुलिस आपसे ज़बरदस्ती कुछ उगलवाना चाहती है, या फिर ये है कि पुलिस आपसे पूछती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बोलना ही बोलना है। और बोलने का मतलब और ना बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप मौन रहें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं जो कुछ भी कहूँगा मैं अपने वकील के सामने कहूँगा, मुझे मेरी पसंद का वकील लेने का अधिकार है। तो यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। जस्टिस मालिमत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था दैट द राइट टू रिमेन साइलेंस इज नीडेड इन सोसाइटीज वेयर एवरीवन कैन बी आर्बिट्रली हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी चार्ज, क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही है, किसी को भी गिल्टी कभी भी ठहराया जा सकता है, किसी भी उसके लिए
किसी भी ऑफेंस के लिए, तो लोगों के पास ये राइट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए राइट टू रिमेन साइलेंट है कि कहीं हमसे इलीगल कन्फेशन ना ले लिया जाए। और यही आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी गारंटी करता है एवरी पर्सन हैज़ अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन। सुप्रीम कोर्ट ने नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी में यही कहा है कि नो वन कैन फोर्सिबली एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट, कि ज़बरदस्ती आपसे स्टेटमेंट उगलवा नहीं सकते एक्यूज से, एंड द एक्यूज हैज़ अ राइट टू कीप साइलेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेरोगेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आगे 2010 में केस में ये भी कहा था कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग एंड लाई डिटेक्टर टेस्ट आर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, राइट टू फ्री लीगल एड। आपके पास हक है कि आप फ्री लीगल एड रखें, फ्री लीगल एड का राइट आपके पास है। तो इसमें क्या होगा, जो पुअर एक्यूज है, इन स्पाइट ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम, कि उसने कितना ही चाहे संज्ञेय अपराध क्यों ना किया हो, तब भी ही हैज़ द राइट टू गेट फ्री लीगल एड। तो ये हमारा जो 3 टियर जस्टिस सिस्टम है इन टोटलिटी एट एवरी स्टेज। तो दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बोथ ट्रायल के केस में भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है और अपील के केस में भी। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो है आपको इसलिए क्या कहते हैं, इस सर्विसेज को डिनाई नहीं कर सकते। इसमें जो लीडिंग केस लॉज हैं वो आपके हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एमएच हस्कोटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और जो लीगल प्रोविजंस हैं वो इसके हैं 304 सीआरपीसी, आर्टिकल 21, 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका राइट टू अ फेयर ट्रायल, जिसकी गारंटी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में मिलती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी आपको फेयर ट्रायल का प्रोविजन मिलता है, और फेयर ट्रायल में भी स्पीडी ट्रायल का प्रोविजन भी मिलता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था इन हुसैनारा खातून केस, वेयर इट हैज़ मेड इट मैंडेटरी दैट द इन्वेस्टिगेशन इन द ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। नेक्स्ट, जो आपका लास्ट राइट है, राइट नंबर 10, वो है आपका राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये एक एब्सोल्युटली नेसेसिटी होती है टू पुट ऑन रिकॉर्ड एनी मार्क और इंजरीज or ascertain the health of the accused when taken into the custody and put it on record. Subsequently, this also works as to check to ensure if there was any torture by the parts that be by the police that can be on पर्सन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन और ड्यूरिंग कस्टडी। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, उसके बाद एक्यूज का क्या करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि कहीं उसकी पिटाई तो नहीं हुई है, बाद में कोई मार्क तो नहीं मिला है, तो इसलिए ये सब किया जाता है। इसका जो लीडिंग केस लॉ है वो है अनिल लोहांडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इसके आप प्रोविजंस मिल जाएंगे आपको सेक्शन 53 और 54 ऑफ सीआरपीसी। तो इसका कंक्लूड हम इसको ये बात कहकर कर सकते हैं कि इंडिया में इलीगल अरेस्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कस्टोडियल डेथ्स वो तो मीनवाइल कम हुए, लेकिन बीच में कस्टोडियल डेथ्स बहुत ज़्यादा होने लग गई थी ड्यू टू इलीगल अरेस्ट। तो एक तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो अंडरमाइन करते हैं, एक तरीके से हमारा जो आर्टिकल 21 है उसको डी माइन करते हैं, उसको डी मीनिंग करते हैं उसको, और हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को भी, जो कि अवेलेबल है टू एवरीवन अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो स्टिपुलेशन इशूड हुए थे डीके बासु केस में वर्सेस वेस्ट बंगाल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये बोला कि अभी भी ये वाले जो गाइडलाइंस इशू की गई थी इस केस में वो अभी भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं की जाती। तो नीड ऑफ द आर है टू ट्राई एंड एग्जीक्यूट द issues the provisions and guidelines properly, which can definitely bear better results, which would ultimately help in decrease the number of illegal arrests and resulting custodial deaths. तो I hope ये आपको ये केस, ये जो जिस विषय में आज हमने बात की है वो सिर्फ हम सभी लॉयर्स के लिए नहीं, एट द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम या फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटिंग आंसर इन मेंस, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये हमारे आम नागरिकों के लिए भी जो है, जो जिनको अपने राइट्स नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि सबको अपने राइट्स जानने का अधिकार है और ये हमारे बेसिक राइट्स हैं। क्योंकि पुलिस जो है हमारे यहाँ की एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा अनरूली है आम लोगों के लिए, क्योंकि वो कुछ भी कभी भी आ जा सकते हैं, किसी के घर पे भी कभी भी कुछ कहते हैं, इस तरीके से भी। अच्छा, इसमें एक प्रोविजन और है आपका अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट हाउ मेड में ये है कि अगर फीमेल को आप अरेस्ट कर सकते हो, जो आपके सेक्शन 46 में गिवन है सीआरपीसी में, कि अगर किसी महिला को अरेस्ट किया जाएगा तो आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज नहीं किया जा सकता, और अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी भी हो जाए उसको अरेस्ट करना तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, और एक महिला पुलिस अधिकारी ही उनको अरेस्ट कर सकती है। और इसमें एक लीडिंग केस लॉ है आपका शीला बर्से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और टारगेट फॉर IQ को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच की जो और वीडियोज़ हैं, अब वो और डेली बेसिस पर हमें अपलोड करनी है, जिससे कि हम ये जान सकें कि थ्योरेटिकल के अलावा प्रैक्टिकल चीज़ कैसे उसको किया जाता है, जब वो प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं तब कैसे किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।